अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21। बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया द सेल साइकिल। आज हम इसके एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, कि एक ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं उसका क्या फायदा है। एक ऐसी डिवीजन जो सिर्फ 2 नए सेल बनाती है उसका क्या फायदा है। एक ऐसी डिवीजन जिसमें बनने वाले सेल अपने पेरेंटल सेल्स की तरह के ही होते हैं उसका क्या फायदा है, ये आज हमने देखना है बेटा। बच्चों हमने ये कुछ बातें देखी हैं कि माइटोसिस में किसी तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं आती। जैसा जेनेटिक मटेरियल अबाई सेल का होता है, पेरेंटल सेल का होता है, वो एज सच पास करता हुआ उनके न्यूवन में चले जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें एक सेगमेंट भी नहीं बदलता। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेम रहना, जेनेटिक मटेरियल्स का सेम रहना, ये इस बात को तय करता है कि जैसे कैरेक्टर चाहे वो फायदेमंद है चाहे वो नुकसानदेह है, खास करके जो बेनिफिशियल कैरेक्टर हैं वो एज सच उसके न्यूवन में चले जाते हैं, उस नए सेल्स में चले जाते हैं। तो माइटोसिस की बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं, उनमें से चंद एक आपके सामने लिखी है बेटा। कि माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है बेटा जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनचेंज रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, और उसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर थ्रू आउट द जनरेशंस रहती हैं बेटा। वो ऑर्गेनिज्म जो सिंपल डिवीजन करके अपने डॉटर्स कॉपीज को आगे बनाते हैं, जैसा कि बाइनरी फिशन का फिनोमेना जो बैक्टीरिया में होता है, वो तकरीबन एक माइटोसिस ही है बेटा। उसमें एक सेल डिवाइड करके 2 कॉपियां बनाता है, तो जो कैरेक्टर पेरेंटल सेल के थे वो एज सच न्यूवन में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत फायदे की चीज है कि अगर हम किसी बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को बनाना चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यूस रहे, तो हम माइटोसिस ही करते हैं बेटा। हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट हमें बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, जो एनिमल्स हमें बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके उन कैरेक्टर्स को कंटिन्यूसली नेक्स्ट जनरेशन में माइटोसिस की मदद से ही बनवाया जाए बेटा। तो कंटिन्यूटी ऑफ बेनिफिशियल कैरेक्टर, ये सारे का सारा जो गिफ्ट है ये माइटोसिस की मदद से ही मुमकिन हो पाया बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना जो प्लांट्स के अंदर होता है बेटा, वो मैकेनिज्म भी माइटोसिस की मदद से ही होता है। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई गैमीट नहीं बनता, नो गैमीटोजेनेसिस, कोई गैमीट फ्यूज नहीं करता, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, नो फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर भी माइटोसिस का फिनोमेना ही होता है बेटा। एक इंडिविजुअल में एक जगह पर अगर कोई सेल डैमेज करता है या कोई पार्ट किसी इंडिविजुअल का लॉस्ट होता है बेटा, तो उस जगह पर वैसा ही पार्ट आने की जरूरत होती है। यहां पर अगर किसी पर्सन के हाथ पे कोई कट लगता है, कोई चोट लगती है बेटा, तो वहां पर वैसे ही सेल बनते हैं जहां पर वो चोट लगी है। बिलफर्ज अगर हमारे एपिथेलियल सेल डैमेज होते हैं तो वहां पर एपिथेलियल सेल्स ही ग्रो करते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग वाले सेल्स होते हैं ना वो माइटोसिस करते हैं, और उस माइटोसिस की वजह से वो जो दरमियान में डैमेज्ड एरिया है वो क्लियर होता है बेटा। ऐसा नहीं होता कि स्किन के सेल्स डैमेज हुए हैं तो यहां पर नेल्स के सेल्स उगाएं, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि माइटोसिस बिल्कुल वैसे ही सेल्स करते हैं और वैसे ही सेल बनाते हैं जो सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो रीजनरेशन में यानी कि कुछ पार्ट्स की डेवलपमेंट के लिए और हीलिंग ऑफ वुंड, जख्मों को भरने के लिए माइटोसिस फिनोमेना ही है बेटा। स्टारफिश जो होती है ना बच्चों, उसमें रीजनरेशन की बेहतरीन जो एबिलिटी है वो पाई जाती है कि अगर उसकी कोई आर्म कट जाए तो पूरी की पूरी आर्म रीजनरेट हो जाती है, और ये फिनोमेना माइटोसिस की मदद से ही बेटे मुमकिन है। फिर इसके अलावा सेल्स की रिप्लेसमेंट, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बेटा, जिसमें सिंगल सेल से या तो पूरे का पूरा प्लांट बना लिया जाता है बाय टिश्यू कल्चरिंग इन द लैब, और या फिर इन विट्रो बॉडी के बाहर एक सेल से न्यू इंडिविजुअल बना लिया जाता है, जैसा कि डॉली शीप बनाई गई थी बेटा। तो वो सारे फिनोमेनाज इसी पॉसिबिलिटी की वजह से है, इसी मैकेनिज्म की मदद से है, जिसका नाम माइटोसिस है बेटा। तो एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है ना बेटा, एक सिंगल सेल जाइगोट होता है, जैसा कि आपको प्रीवियस मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, सेकंड लास्ट में, कि मैंने कहा था कि जी चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सारा मैकेनिज्म कि सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करके 2 कॉपियां बनाता है, फिर उससे डेवलपमेंट के बाद मोरूला बनता है,
फिर उसमें मॉड्यूलेशंस होती है, गैस्ट्रुलेशंस होती है, न्यूरुलेशंस होती है, सेल पूरी तरह से डेवलप करके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो मैकेनिज्म भी माइटोसिस की मदद से ही होता है। एक इंडिविजुअल या सराउंडिंग में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, शायद ही कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा बेटा जिसकी बॉडी में माइटोसिस का फिनोमेना ना होता हो। हमारी बॉडी में हर जगह पर माइटोसिस होती है, सिवाय हमारे जर्म सेल्स को छोड़कर बेटा, जहां पर गैमीट्स बनते हैं, जो गोनेड्स होते हैं, वहां को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर माइटोसिस ही होती है बेटा। अच्छा, पॉइंट ये है कि माइटोसिस में नए सेल्स बनते हैं जो आबाई सेल्स की तरह के ही हैं। नो डाउट इसका फायदा तो है कि बेनिफिशियल कैरेक्टर प्रिजर्व रह जाते हैं बेटा, लेकिन उन कैरेक्टर्स का क्या जो फायदेमंद नहीं है वो भी तो अगली जनरेशन में प्रोपेगेट करते हैं। तो जहां पर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है बेटा, कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटा। तो हमने उन्हीं के बारे में कुछ पॉइंट्स पे बात करनी थी कि ऐसा फिनोमेना या ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, कोई अनबेनिफिशियल कैरेक्टर जीन में इनकॉर्पोरेट हो चुका है बेटा, तो माइटोसिस ने एज सच उसे कॉपी करवा के आगे पहुंचा देना है। तो जहां माइटोसिस का फायदा है, कुछ नुकसानात भी हैं बेटा। अच्छा बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर के बारे में चंद एक बातें आपकी बुक में लिखी हैं बेटा, हमने इन्हें पढ़ना है। बच्चों, एक एनिमल में सेल्स की डिवीजन हाईली रेगुलेटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि बॉडी का कोई सेल इतना ज्यादा ग्रो करे कि वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट आ जाए, ऐसा नहीं होता। सेल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में ग्रो करते हैं और कुछ सेल की डेस्टिनी है कि उन्होंने ज्यादा ग्रो करना है और कुछ की डेस्टिनी है कि उन्होंने कम ग्रो करना है। जैसे हमारी फिंगर्स है ना बेटा, ये बनी तो सेल से ही हैं, हमारे हेयर्स भी सेल से ही बने हैं। हमारे हेयर जितनी ज्यादा ग्रोथ करते हैं, हमारे हैंड्स, हमारी जो फिंगर्स हैं वो उस लेवल पे उतना ग्रो नहीं करते। हालांकि सेल्स तो मौजूद है, माइटोसिस तो होती है। ये डिफरेंशिएशन के मैकेनिज्म्स है बेटा, कि सेल्स ग्रो करते हैं लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो सेल्स की प्रोडक्शन और उनकी डेथ के रेट को कंट्रोल करता है, तभी बॉडी स्टेबल रहती है। एक पर्सन में सेल्स के न्यू बनने का रेशो और डेथ का रेशो तकरीबन बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही होता है। बॉडी को जब जरूरत होती है मेंटेनेंस ऑफ द सेल की या सेल्स के नंबर को मेंटेन करने की, तो मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। सेल्स को ज्यादा बढ़ने नहीं देते, ज्यादा कम नहीं होने देते, एक फिक्स लेवल के ऊपर रखते हैं जितनी जरूरत होती है बेटा। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम्स हैं, ये सेल्स को ज्यादा नहीं बढ़ने देते क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जो ये काम कर रहा है। क्या होगा अगर वो जो सिस्टम ही डैमेज हो जाए, वो मशीनरी ही डैमेज हो जाए जिसने ये चेक करना है कि सेल्स कम बन रहे हैं या ज्यादा बन रहे हैं, अगर वो मशीनरी डैमेज हो जाए तो फिर अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल सेल बनना शुरू हो जाते हैं बेटा। एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल बेटा नॉर्मल सेल की डिवीजन से बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। एबनॉर्मल हैं तो नॉर्मल सेल्स के साथ मिलकर तो नहीं रहेंगे, तो बॉडी के सेपरेट हो जाएंगे, बॉडी के उन पार्ट से अलग हो जाएंगे और वहां पर वो ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देंगे, वहां पर ट्यूमर्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन से ट्यूमर्स बनेंगे। अनकंट्रोल्ड सेल के डिवाइड करने से जो सेल्स में क्लस्टर्स बनेंगे बेटा, टिश्यूज बनेंगे, वो एबनॉर्मल होंगे और उन एबनॉर्मल सेल्स कंपोनेंट को बेटा हम ट्यूमर्स का नाम देते हैं बच्चों। ट्यूमर्स बहुत सारी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बॉडी की जिस लोकेशन पर बनते हैं उसकी भी हाफ पे डिफरेंट हो सकते हैं। अगर तो ट्यूमर जिस जगह पर बनते हैं वो वहीं पर रहें, अगर हम उन्हें कहें कि ये यहीं पर बने हैं और यहीं पर रह रहे हैं, तो वो लोकलाइज्ड ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर की पहली टाइप है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, इसे लोकलाइज्ड भी कहा जाता है। लोकलाइज्ड ट्यूमर कि ऐसे ट्यूमर जो जहां पर बनते हैं वो वहीं पर रहते हैं, कहीं और जगह पर नहीं जाते। ये थोड़ा सा सेफ टाइप के ट्यूमर्स हैं, इतना डैमेज ब्रॉड लेवल पे नहीं करते। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये ज्यादा खतरनाक होते हैं बेटा, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि ये जिस जगह पर बनते हैं अपने सराउंडिंग के सेल्स के साथ जो जंक्शंस होते हैं, जो सेल्स के दरमियान होते हैं, जो सेल्स को आपस में होल्ड करके टिश्यूज की फॉर्म में रखते हैं,
ये उन जंक्शंस पे ओवरकम आ जाते हैं, उनको तोड़ के बाहर आ जाते हैं बेटा। और जैसे ही ये बाहर आते हैं सेल्स की या जिस जगह पर ये मौजूद हैं, उनकी जो लैमिनल मेम्ब्रेन्स हैं या जो एपिथेलियल कवरिंग्स हैं, उनको क्रॉस करके ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। और जिस जगह पर ये पहुंचते हैं वहां पर जाकर भी ट्यूमर कॉज कर देते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, जो लोकलाइज्ड नहीं होते, जो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की वो प्रॉपर्टी जो इन्हें रिजाइड नहीं होने देती और बाकी सेल्स में जाकर भी डैमेज करवाने की जो एबिलिटी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की उस प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस का नाम देते हैं बेटा, उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो ट्यूमर जो है बेटा वो नुकसानदेह मैलिग्नेंट है ज्यादा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा कॉजेज ऑफ कैंसर के, आखिर कैंसर की वजूहात क्या है बेटा। कैंसर की हजारों वजूहात में से एक जो प्राइम वजह है वो म्यूटेशन है बेटा। म्यूटेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। म्यूटेशन जो है ये सबसे बड़ी वजह है बेटा किसी भी जगह पर ट्यूमर और कैंसर बनने की। अब म्यूटेशन क्यों होती है? किसी भी हाई पावर गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या किसी भी रेडिएशन की वजह से सेल्स में से वो जब वो पास करेगी तो जो डीएनए है वो बदल जाएगा। डीएनए के चेंज होने की वजह से म्यूटेशन आती है और म्यूटेशन की वजह से सेल्स की डिवीजन एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल डिवीजन होने से एबनॉर्मल सेल्स के क्लस्टर्स बनते हैं जिन्हें ट्यूमर कहते हैं। और अगर वो किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर मेटास्टेसिस एबिलिटी शो करते हैं और उनको भी ट्यूमर बना देते हैं। म्यूटेशन अगर एक आती है तो इतना नुकसानदेह नहीं है। कैंसर करवाने के लिए उस सेल के, उस जीन ने जिसने डिवीजन कंट्रोल करनी है, उसमें कम से कम 20 म्यूटेशंस होनी चाहिए। 20 म्यूटेशंस हो तब जाके कैंसर कॉज होता है बेटा। बात मैंने ये कही कि एक सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल एक पार्ट है, उसमें जीन्स मौजूद है, वो कंट्रोल करता है सेल की डिवीजन को। अगर उसमें 20 से ज्यादा म्यूटेशंस आ जाती हैं तब जाकर बेटा फिर वो सेल जो है वो कैंसरस बनेगा, फिर उससे जो नए सेल बनेंगे वो कैंसरस होंगे और ये जो लाइन है ये चलती चली जाएगी अनटिल अनलेस या तो बॉडी का कोई पार्ट जहां पर ये हुआ है उसे कट कर दिया जाए या फिर इसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की मदद से ट्रीट किया जाए, वरना इसके अलावा कोई और हल नहीं है बेटा। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेटा, आखिरी पॉइंट, कि ये काम करता कैसे है। एक सेल नॉर्मल है बेटा, म्यूटेशन हुई, कोई मसला नहीं हुआ, 20 म्यूटेशंस हुई उस जीन के अंदर जिसने डिवीजन कंट्रोल करनी है, दैट मींस कि अब ये सेल नॉर्मल नहीं है। एक सेल ह्यूमन का 24 आवर्स में डिवाइड करता है, तो म्यूटेशन की वजह से विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस ये डिवाइड करते हैं, 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर्स में ये डिवाइड करते हैं और एबनॉर्मल सेल्स बनाते हैं। एबनॉर्मल सेल्स मैंने कहा था कि अपने नॉर्मल बाकी सेल्स के साथ मिलकर नहीं रहेगा, जो उनके साथ सेल्स के जंक्शंस है ये वहां से टूट के बाहर आएगा, वहां से जिस जगह पर ये होगा उसकी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद अपने सराउंडिंग टिश्यू में भी जा सकता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जा सकता है। और जैसे ही एबनॉर्मल या कैंसरस सेल ब्लड में चले जाते हैं तो फिर हर पार्ट रिस्क पे होता है कि इससे भी अब कैंसर हो सकता है बेटा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है बेटा इनका जितना इनका इफेक्ट है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटे। हमने ये देखा कि माइटोसिस किस तरह से इंपॉर्टेंट है बॉडी में और हमारे सराउंडिंग में किन जगहों पर माइटोसिस होती है या आर्टिफिशियली करवाई जाती है। हमने कैंसर्स पढ़ा, द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, टाइप ऑफ ट्यूमर, कॉजेज ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आज हमने बात की है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह मीओसिस के ऊपर बात करेंगे, जिसकी टाइप्स और फर्दर हम उसकी सिग्निफिकेंस और उसके इफेक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।